दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई इविल डेड राइज मूवी को, जिसमें एक ऐसे डीमन की कहानी को दिखाया गया है जो एक लड़की को अपने कब्जे में कर परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, वो भी इतने भयानक और दर्दनाक अंदाज में कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इसलिए अगर आप भी हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इस वीडियो में एक्सट्रीम हॉरर विजुअल्स, खून खराबा और डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले अपने रिस्क पर ये वीडियो देखें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो खौफ का असली मजा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल में वीरान पड़े कॉटेज को दिखाते हुए, जहां हम लेक के किनारे टेरेसा नाम की एक लड़की को एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ उसका दोस्त कैलेब अपना ड्रोन उड़ाते हुए आ जाता है, जो टेरेसा से जेसिका के बारे में पूछता है। दरअसल ये तीनों फ्रेंड इस सुनसान जंगल में मजे करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जेसिका इनके साथ नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब टेरेसा कैलेब से कहती है कि मैं एक बार अंदर जाकर जेसिका को देख कर आती हूँ कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इतना कहकर वो उसके रूम में पहुंच जाती है, जहां हम जेसिका को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। ये देख टेरेसा वहीं बैठकर एक किताब पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जिन लाइंस को वो पढ़ रही थी, अचानक जेसिका भी अजीब आवाज में उन्हीं लाइंस को रिपीट करने लगती है, जिस वजह से टेरेसा काफी ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे डरते हुए जेसिका के पास जाकर उसे चेक करने लगती है कि अचानक जेसिका की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा वॉमिट करना शुरू कर देती है। साथ ही उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, जिन्हें देख टेरेसा को समझते देर नहीं लगती कि असल में जेसिका को एक बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो अब टेरेसा पर हमला कर उसके बालों को खोपड़ी की खाल समेत उखाड़ देती है और फिर कैलेब के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसके सामने खड़े होकर उसी के ड्रोन से अपने आप को शूट करती है और फिर पानी में कूद जाती है। ये देख कैलेब काफी ज्यादा डर जाता है और वो जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी जेसिका उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वही टेरेसा, जो अभी भी जिंदा थी, वो जेसिका की हालत देख रोना शुरू कर देती है। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये समझाने के लिए हमें एक दिन पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लॉस एंजलिस में एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जो कभी भी गिर सकती थी क्योंकि इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। इसी बिल्डिंग में एली नाम की एक लड़की अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनमें एक बेटा डैनी, सबसे बड़ी बेटी ब्रिजेट और एक छोटी बेटी कैसी। दरअसल एली एक टैटू आर्टिस्ट है जो टैटू बनाकर अपने घर का खर्च उठाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। इसकी वजह ये थी कि एली और उसके हस्बैंड के बीच कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए दोनों करीब 2 महीने से अलग अलग रह रहे थे। इसके बाद हम एली की सिस्टर बेथ को देखते हैं, जो कि एक कॉन्सर्ट सिंगर है, लेकिन इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर टॉयलेट में बैठी हुई थी और जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानने के बाद बेथ अपना कॉन्सर्ट छोड़कर फौरन एली से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। इधर एली, जो अपने काम में बिजी थी, वो जब डोरबेल की आवाज सुनती है तो उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है और अपनी बहन बेथ को यूं अचानक यहाँ देख समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले वो बेथ से कुछ पूछ पाती, एली के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, जो बेथ को देखकर काफी खुश होते हैं और वो उन्हें गिफ्ट देने लगती है। जिसके बाद ये सभी बैठकर डिनर करते हैं, पर एली को बेथ से अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को पिज्जा लाने के बहाने घर से बाहर भेज देती है और उनके जाते ही बेथ से यहाँ आने की वजह पूछती है। तब वो उसे बताती है कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं काफी अपसेट थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे आकर मिल लूं। लेकिन बेथ यहाँ एली को अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताती है। इधर बच्चे जो पिज्जा लेने के लिए गए हुए थे, वो जब कार को पार्किंग में लगाकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी अचानक यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इस अर्थक्वेक की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिसे देखने के लिए डैनी आगे बढ़ने लगता है, पर ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वो अपनी बहन की एक नहीं सुनता और उस होल के अंदर चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे ढेर सारी किताबें और कुछ म्यूजिक सीडी मिलती हैं। तभी डैनी की नजर एक पुराने से संदूक पर पड़ती है जो टूटा हुआ था। वो उस संदूक को खोलकर जब देखता है तो उसके अंदर से डैनी को एक किताब मिलती है, जिसे वो बाहर निकाल लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वही एली, जो इन तीनों का इंतजार कर रही थी, तभी वो न्यूज में देखती है कि अर्थक्वेक की वजह से कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है और आसपास के इलाके भी भूकंप की चपेट में आ गए हैं। ये जानने के बाद एली को अपने बच्चों की फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो पड़ोस में रहने वाले गैब्रियल नाम के एक लड़के को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है। लेकिन तभी कैसी, ब्रिजेट और डैनी लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें सही सलामत देख एली की सारी फिक्र खत्म हो जाती है। लेकिन वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर बच्चे भी उसकी बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डैनी, जिसके पास वो किताब थी, वो उसे कमरे में ले जाने के बाद खोलने की कोशिश करता है ताकि उसे पढ़ सके, लेकिन ये किताब कुछ नुकीले दांतों जैसी चीज से बंद थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई किताब नहीं बल्कि किसी का मुंह हो। वही इसे खोलने की कोशिश में अचानक डैनी की उंगली इन नुकीले दांतों से कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिसकी कुछ बूंदें जैसे ही किताब पर गिरती हैं, वो तुरंत इन्हें सूखने के बाद अपने आप ही खुल जाती है।
इस किताब में अजीबोगरीब तस्वीरें थीं जो देखने में काफी भयानक लग रही थीं, जिनमें से कुछ जादू टोने की थीं तो कुछ वायलेंस की, जिनमें मारकाट की तस्वीरें शामिल थीं। ब्रिजेट, जो डैनी के साथ इसी कमरे में मौजूद थी, वो जब इन तस्वीरों को देखती है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डैनी से कहती है कि इस किताब से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इसलिए वो उसे वापस उसी जगह पर रखने के लिए कहती है। लेकिन डैनी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो एक एक करके सभी म्यूजिक सीडी को सुनना शुरू कर देता है, जिसके फर्स्ट पार्ट में एक प्रीस्ट इस किताब के बारे में बता रहे होते हैं कि इसका नाम बुक ऑफ द डेड है और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की है ताकि वो पुराने जमाने के राज और पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में जान सकें। इसके बाद डैनी अब दूसरी म्यूजिक सीडी को प्ले करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये सन 1123 में रिकॉर्ड की गई एक एक्सोर्सिज्म का ऑडियो है, जिसमें फादर बाइबल के कुछ पन्ने पढ़ रहे हैं ताकि बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि चर्च के सभी पादरी एक होने के बाद भी उस आत्मा को काबू नहीं कर पाए। उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है और अगर वो आजाद हो गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी बीच हम उस आत्मा को रिलीज होता हुआ देखते हैं, जो कि अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकली थी। बस तभी वो एली को लिफ्ट के अंदर ही पोसेस कर लेती है, जो घर का बाकी सामान बेसमेंट में रखने के लिए जा रही थी। पर आत्मा उसकी बॉडी पर अपना कब्जा जमाकर उसे खूब मारती पीटती है और लिफ्ट की वायर से एली के हाथ पैर तक तोड़ देती है, जो कि काफी भयानक और दर्दनाक था। इधर बच्चे जो घर में अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, अचानक लाइट चली जाती है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है तो सामने उन्हें एली खड़ी दिखाई देती है, जो गई तो अकेले थी लेकिन वापस आत्मा के साथ आई है। वो घर के अंदर आने के बाद सीधे किचन में जाती है और अंडों को पकाना शुरू कर देती है। और जब बेथ और बच्चे उससे बात करने आते हैं तो वो काफी अजीब तरह से बात करती है और जेसिका की तरह उल्टियां करना स्टार्ट कर देती है। उसकी हालत देख बेथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इन्हें लिफ्ट के अंदर जाने से डर लग रहा था। तभी बेथ देखती है कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक की सभी स्टेयर्स भी टूट चुकी हैं, जिस वजह से ये लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए ये एली को उसके रूम में लिटा देते हैं कि तभी यहाँ गैब्रियल और मिस्टर फोंडा आते हैं, जो बार बार एली की आंख बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार खुल जाती है। ये देख गैब्रियल एक लास्ट टाइम उसकी आंखें बंद करता है, जो इस बार बंद रहती है। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि एली मर चुकी है, इसलिए गैब्रियल, बेथ और मिस्टर फोंडा उसके लिए आखिरी प्रेयर करते हैं और बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी बीच बेथ अपनी बहन के पास बैठकर उसके साथ अपना दुख शेयर करती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है, जो कि एली का ही था। और वो उस कॉल में बेथ से मदद मांगते हुए कह रही थी कि मैं आग में जल रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। इससे पहले कि बेथ कुछ समझ पाती, एली की अचानक आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। जैसे ही बेथ उसे टच करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एली की बॉडी जल रही है, इसीलिए वह उसे उठाकर बाथ टब तक ले जाती है और उसमें लिटा देती है। लेकिन तभी एली दीवार पर अचानक चढ़कर इतनी जोर से चिल्लाती है कि बेथ और सभी लोग डरने लगते हैं। और जब उनकी नजर बाथ टब के पानी पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि वो भी आग की तरह जल रहा है। इसके बाद एली एक एक करके परिवार के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपना सबसे पहला शिकार बेथ को बनाती है और एक कांच का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन ब्रिजेट उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उससे कहती है कि मॉम, आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, प्लीज रुक जाइए। पर एली पर बुरी आत्मा का साया था, इसीलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनती, बल्कि टैटू नीडल को ऑन कर अपने खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करती है और ब्रिजेट को पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी डैनी किसी तरह एली को दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है। अब डैनी समझ चुका था कि जिस म्यूजिक ऑडियो को वो सुन रहा था उसमें से एक आत्मा निकलकर एली के शरीर में घुस चुकी है, जिसने अब उसकी बॉडी पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी दौरान यहाँ गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी आ जाते हैं। एली की नजर जैसे ही गैब्रियल पर पड़ती है, वह उस पर अटैक कर उसकी एक आंख निकालकर खा जाती है। ये देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं, पर एली अब भी नहीं रुकती। वो दरवाजे पर अपने सर को पटकना शुरू कर देती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहती है और डोर के एक होल से जब बाहर का नजारा देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि एली ने गैब्रियल के साथ साथ मिस्टर फोंडा को भी खत्म कर दिया था, जो उसे शूट करने की कोशिश कर रहे थे। दो मासूम लोगों की डेथ देखने की वजह से अब ब्रिजेट अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें वो किताब इस घर के अंदर नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि जब से वो किताब यहाँ आई है तब से ही ये सब हो रहा है। बेथ इन दोनों को आपस में लड़ने से मना करती है और इन्हें शांत करते हुए उस बुक के बारे में पूछती है, जिसके बाद डैनी उसे वो किताब दिखाता है जिसे देखते ही बेथ समझ जाती है कि ये द बुक ऑफ ईविल है और इसी की वजह से बुरी आत्मा आजाद होकर एली के शरीर में एंटर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एली दरवाजे के होल से अपनी सबसे छोटी बेटी कैसी से बात करने की कोशिश करती है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर गेट खोलने के लिए कहती है। कसी, जो अभी ना समझ थी, वो जैसे ही गेट खोलती है अचानक एली उस पर हमला कर उसका गला घोटने लगती है, लेकिन बेथ सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। इधर हम ब्रिजेट के घाव को देखते हैं जो एली ने टैटू मशीन से बनाया था। वो अब लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उसका फेस भी काफी अजीब हो गया था। ब्रिजेट के मुंह, कान और नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है
जिसके बाद वो कीड़े उगलना शुरू कर देती है। दरअसल एली ने अपने खून से उसके फेस पर चोट पहुंचाई थी, जिस वजह से अब ब्रिजिट भी पोजेस्ड हो चुकी थी। वो किचन में जाकर कांच खाने लगती है और जब बेथ उसे देखने के लिए किचन में जाती है तो वो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती तभी ब्रिजिट एक चीज कट्टर से बेथ के पैर की खाल निकाल लेती है, जो कि देखने में काफी दर्दनाक था। इसके बाद बेथ किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती है, पर ब्रिजिट उसका पीछा नहीं छोड़ती और जैसे ही बेथ को पकड़ने वाली होती है तभी उसकी नजर कैसी और डैनी पर पड़ जाती है। उन्हें देखने के बाद ब्रिजिट बेथ को छोड़कर उनकी तरफ भागती है कि तभी कैसी एक लकड़ी को ब्रिजिट के मुंह में घुसा देती है, जो उसके दिमाग के आर पार हो जाती है, जिस वजह से ब्रिजिट जमीन पर गिर पड़ती है। वहीं डैनी, कस्सी और बेथ तीनों ही अब काफी ज्यादा डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तीनों को ही ये एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जिसके बाद डैनी सेफ्टी के लिए ब्रिजिट को बिस्तर से बांध देता है और बेथ को किताब के बारे में बताता है, जो उसे पार्किंग एरिया में बने होल से मिली थी। इसके साथ ही वो बेथ के सामने म्यूजिक ऑडियो का भी खुलासा करता है और उससे कहता है कि मैंने सिर्फ 2 ही ऑडियो सुनी थी, जिनमें से दूसरी ऑडियो में एक प्रीस्ट कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जिसके बाद ये सब होना शुरू हो गया। इसके अलावा वो बेथ से ये भी कहता है कि तीसरी ऑडियो अभी सुनना बाकी है। हो सकता है उस ऑडियो में हमें इस प्रॉब्लम से बचने का कोई आइडिया मिल जाए। अगर आप यहाँ तक आए हो, यानी आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप पर क्लिक कर देना, जिससे YouTube हमारी वीडियो को आपके जैसे मूवी लवर्स तक पहुंचाती है, जिससे हमारी छोटी मदद हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। लेकिन इस वक्त लाइट नहीं आ रही थी और रिकॉर्ड प्लेयर भी टूट चुका था, जिसे बेथ जल्दी से ठीक कर देती है और हेडफोन लगाकर तीसरी ऑडियो को सुनना शुरू कर देती है, ताकि कोई और इसे ना सुन पाए, और अगर कुछ हो तो सिर्फ बेथ को ही हो। इधर बाहर हम एली को देखते हैं, जिसने अपने सभी पड़ोसियों को जान से मार दिया था। जिसके बाद एली एयर डक्ट के जरिए अब घर के अंदर आने लगती है। वहीं ब्रिजिट को भी होश आ जाता है। दूसरी तरफ बेथ जो ऑडियो को सुन रही थी, तब उसे इस किताब की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल ये किताब एक प्रीस्ट को मिली थी, जो इसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन चर्च के फादर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक डेमोनिक बुक थी जो इंसान की खाल से बनी थी और इसके अंदर का हर एक शब्द इंसानी खून से लिखा हुआ था। साथ ही इस किताब में हेल के सबसे डरावने डीमन को बुलाने के लिए कुछ मंत्र और विधि बताई गई थी, जिन्हें प्रीस्ट समझना चाहते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डीमन खून मांगता है और अगर वो एक बार आजाद हो जाए तो अपने आसपास के लोगों को मौत की नींद सुलाने में देर नहीं करता। इस डीमन को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही मारा जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इसे कैद कर सकते हैं। ऑडियो में प्रीस्ट ये भी बताते हैं कि उनकी फैमिली को भी इसी डीमन ने मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस किताब और डीमन को एक सीक्रेट जगह पर मंत्र पढ़कर कैद कर दिया था, ताकि ये बाहर ना सके। लेकिन डैनी ने किताब को खोलकर डीमन को फिर से आजाद कर दिया। एक तरफ जहां बेथ ये ऑडियो सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिजिट ने डैनी को चाकू मार दिया है, पर वो मरने से पहले किसी तरह उसे भी आग में जलाकर मार देता है। इधर एली अब घर के अंदर आ चुकी थी, जो बेथ को सामने देखने के बाद उस पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कसी बेथ को एक कैंची दे देती है, जिसके जरिए वो एली की नाक पर वार करती है। अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, एक कैसी और दूसरी बेथ, जबकि ब्रिजिट और डैनी मर चुके थे। अब बेथ किसी तरह कैसी को लेकर घर से बाहर आती है, जहां उसे मिस्टर फोंडा की गन पड़ी हुई मिल जाती है, जिसे वो जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए उठा लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पर एली उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो बेथ के पीछे जाकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी बेथ हिम्मत दिखाते हुए उसके पैर में शूट कर देती है, जिस वजह से एली का पैर ही गायब हो जाता है। वहीं दूसरे शूट में उसका हाथ शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब मौका पाते ही कैसी और बेथ दोनों लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं, लेकिन उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। इधर एली, डैनी और ब्रिजिट तीनों पोजेस्ड हालत में इनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी कैसी देखती है कि लिफ्ट में चाबी अटक गई है, जिस वजह से वो चल नहीं रही। इसलिए कैसी जल्दी से उस चाबी को निकालती है और जैसे ही बटन ऑन करती है, लिफ्ट चलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके जरिए ये दोनों नीचे जाने की कोशिश करती हैं। पर तभी अचानक पूरी लिफ्ट में खून टपकना शुरू हो जाता है। हर एक छोटी दरार से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते पूरी लिफ्ट लाल रंग से रंग जाती है। वहीं कैसी और बेथ दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी। धीरे धीरे पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है और जैसे ही ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती हैं, लिफ्ट के दरवाजे से बहुत सारा खून बाहर निकलता है और एलिवेटर भी टूट जाता है। पर कैसी और बेथ को कुछ नहीं होता। ये दोनों कार में बैठती हैं और बाहर जाने के लिए जैसे ही मेन गेट का स्विच ऑन करती हैं कि तभी उस किताब के पन्ने हिलने लगते हैं और उसमें बनी एक ड्राइंग इन लोगों को दिखाई देती है, जिसके अंदर सारी बॉडीज मिलकर एक हो जाती हैं। और वैसा ही कुछ रियलिटी में भी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एली की बॉडी में उसके दोनों बच्चे मिस्टर फोंडा और गाब्रियल ऐड हो चुके हैं, जो इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बेथ कसी को लेकर किसी तरह छुपते छुपाते यहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब गेट तो पहले ही ओपन हो चुका था, इसीलिए बेथ बिना वक्त वेस्ट किए तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है, लेकिन एली कसी को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। ये देख बेथ एक बंदूक लेकर एली का पीछा करती है, जो अपनी ही बेटी को एक गार्बेज मशीन में डालकर उसके हाथ पैर काटने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन सही वक्त पर बेथ यहाँ आ जाती है, एली को शूट कर देती है। ये देख एली को गुस्सा आ जाता है और वो बेथ को खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देती है और उसे गार्बेज मशीन में डालकर मारने की कोशिश करती है। पर तभी बेथ किसी तरह खुद को बचाते हुए एक सॉ के जरिए एली पर हमला कर कई वार करती है और कैसी से मशीन ऑन करने के लिए कहती है, जिसके बाद बेथ एली को मशीन में डाल देती है और हमें चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और डीमन समेत एली, डेनी सभी खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद बेथ कसी को लेकर फौरन यहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में ये डीमन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की लिफ्ट के जरिए नीचे आती है और ये कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल जेसिका इसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर रहती थी, पर उसे एली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड टेरिसा से फोन पर बात करते हुए कहती है कि वो उसे 15 मिनट में पिक करने के लिए आ रही है कि तभी उसकी नजर जमीन में पड़े खून पर जाती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी डीमन जेसिका को पोजेस कर लेता है क्योंकि वो अब भी खत्म नहीं हुआ था। जिसके बाद से जेसिका भी एली की तरह अपने दोस्तों के साथ खून का खेल खेलना शुरू कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।